So let's start the new theory, New Darwinism. मैं डॉक्टर वीना पुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है न्यू डार्विनिज्म। आज जो हमारा प्रेजेंट कंसेप्ट है एवोल्यूशन का, वह डार्विन थ्योरी का मॉडिफिकेशन भी है और एलेबोरेशन भी है, और इसी को हम न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। मॉडिफिकेशन जो डार्विनिज्म में थे, उनका ये कहना था कि जो भी इवोल्यूशन होता है और या जो भी चेंजेस आते हैं वह जो है म्यूटेशंस के कारण आते हैं, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशंस इनहेरिट होते हैं। डार्विन द्वारा बताए गए सारे वेरिएशंस जो हैं वो इनहेरिट नहीं होते। यह जो मॉडर्न कंसेप्ट है इवोल्यूशन का, यह डार्विन और डी वेरिस की थ्योरी का एक सिंथेसिस है। इसी डार्विन और डी वेरिस की थ्योरी के जो मॉडिफिकेशन से जो नई थ्योरी बनी है, उसको हमने सिंथेटिक थ्योरी या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी नाम दिया है, और इसका दूसरा नाम है नियो डार्विनिज्म। यह सिंथेटिक थ्योरी जो है G.L. स्टेबिन द्वारा समझाई गई थी अपनी बुक में। उनकी बुक का नाम था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का जो कंसेप्ट है, उसके फैक्टर्स जो हैं कि कोई भी पॉपुलेशन में जो भी जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं वह इवोल्यूशन के कारक होते हैं, और यह मेन कारक जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल सिलेक्शन या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के 4 फैक्टर्स हैं जो कि प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को समझाते हैं। यह 4 फैक्टर्स हैं: जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, स्पेशिएशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आज के इस वीडियो में हम न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के 2 फैक्टर्स लेंगे, जेनेटिक वेरिएशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन टर्म जो है वह जो जितने भी इंडिविजुअल होते हैं एक स्पीशीज़ के, जो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन या जनसंख्या कहते हैं। पॉपुलेशन के अंदर एक स्पीशीज़ काफ़ी होती है, जैसे फ्रॉग्स पॉन्ड में, मार्श में और लेक में होते हैं, और वह एक सेपरेट पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज़ के बनाते हैं। यह एक पॉपुलेशन ही होता है जिसका इवोल्यूशन होता है। दैट इज़ अ चेंज ओवर अ टाइम, नॉट द इंडिविजुअल मेंबर। इवोल्यूशन ओवरऑल एक पॉपुलेशन में होता है, और इंडिविजुअल मेंबर के अंदर एक इवोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट होते हैं, फिर पेरिश या डाई हो जाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन कंटिन्यू करता है। और इवोल्यूशन एक ही जनरेशन में नहीं होता, इवोल्यूशन के लिए काफ़ी सारे जनरेशन्स की आवश्यकता होती है। तो ओवरऑल इवोल्यूशन जो है पॉपुलेशन में होता है, और उसके लिए काफ़ी जनरेशन्स की आवश्यकता होती है। इंडिविजुअल का जो रोल है एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, वह एक ही है कि उसको अपने जेनेटिक वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग पे पास करने हैं, ताकि वह कोई भी स्पेसिफिक जीन को कंट्रीब्यूट कर सके और एक पॉपुलेशन के जीन पूल के अंदर कोई ना कोई चेंजेस या वेरिएशन आ जाए। कोई भी इवोल्यूशन जो है एक पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी सारे जेनेटिक वेरिएशंस के इकट्ठे होने के कारण होता है, और के लिए बहुत सारे जनरेशन्स की या काफ़ी सारे टाइम पीरियड की आवश्यकता होती है। एक ही जनरेशन में इवोल्यूशन नहीं होता। एक पॉपुलेशन में काफ़ी सारे जेनेटिक वेरिएशंस आने के बाद काफ़ी टाइम बाद इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। कोई भी स्पीशीज़ के अंदर टोटल जीन कंटेंट जो प्रेजेंट होता है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ जीन्स जिस स्पीशीज़ में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं जीन पूल। जीन पूल के अंदर कुछ जीन्स की जो रहता है प्रपोर्शन ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। इस वेरिएशन को हम कहते हैं चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। ये जो चेंज होते हैं जीन पूल के अंदर या जीन कंटेंट के अंदर, वह माइग्रेशन, नॉन रैंडम मेटिंग
जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन के कारण होता है। सबसे पहला है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। अगर माइग्रेटिंग इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और वह लोकल पॉपुलेशन के साथ इंटरब्रीड कर रहा है, तो ये लोकल जीन पूल है उसके अंदर नए अलील्स आते हैं और इसी को हम कहते हैं जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। जैसे मान लीजिए कुछ फ्रॉग्स हैं जिन किसी की डार्कर या किसी की लाइटर कलर है और वह एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में जाते हैं, तो उस पॉन्ड का जो जीन पूल है वह चेंज हो जाता है। तो जो भी इमिग्रेंट है जब वो होस्ट पॉपुलेशन के साथ ब्रीडिंग करेंगे तो वह होस्ट पॉपुलेशन के अंदर नए अलील्स डालेंगे और इस तरह से जीन पूल में परिवर्तन आ जाएगा। लोकल पॉपुलेशन में जब अलील्स चेंज हो गए, नए जीन्स ऐड हो गए, तो इस एडिशन ऑफ अलील्स को हम कहेंगे जीन माइग्रेशन। Addition or removal of alleles will individual join or leave a population from another locality causes gene flow। किसी भी लोकेलिटी के अंदर किसी अलील्स का एडिशन होना या उनका रिमूवल होना, जब वह दूसरे पॉपुलेशन को ज्वाइन करते हैं या छोड़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं जीन फ्लो। नॉन रैंडम मेटिंग। The selection of more brightly colored male bird by a female bird may increase the gene frequency of bright color in the next generation। जब एक brightly colored male का ब्रीड इंटरब्रीड एक फीमेल बर्ड के साथ होगा तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर यह चांसेस बढ़ जाएगी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके भी जो है ब्राइट कलर्ड रहेगा। तो नॉन रैंडम मेटिंग का यह एग्जाम्पल है। Genetic drift. Genetic drift refers to the chance elimination of the genes of certain trait when a section of the population migrates or dies of a natural calamity। कभी कुछ जीन्स जो होते हैं वह एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब वहाँ से उन जीन्स का हट जाना होता है जब कोई भी एक पॉपुलेशन या तो माइग्रेट हो जाता है या कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, तो वहाँ से वह जीन्स का एलिमिनेशन हो जाता है। तो जो रिमेनिंग जो बचा हुआ पॉपुलेशन है उसके अंदर जो है जीन फ्रीक्वेंसी जो रहती है वह चेंज हो जाती है। इसके कारण कुछ अलील्स जो रहते हैं वह एलिमिनेट हो जाते हैं और वहाँ पर कुछ नए अलील्स आ जाते हैं। इस कारण से वहाँ पे उस पॉपुलेशन में एक तरह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो जाती है। जैसे कि कहीं पे स्नो स्टॉर्म हो रहा है, तो जिन इंडिविजुअल्स के पास रेजिस्टेंस है कोल्ड की और वो सरवाइव कर सकते हैं, उनके पास ऐसे अलील्स हो जाते हैं, और जिनके पास नहीं होते ये अलील्स कि वह उस टेम्परेचर पे सरवाइव कर सके, वे उनकी डेथ भी हो सकती है। The frequency of such alleles which were hit of no value may increase as they have no adaptive value। तो ऐसे alleles जो वहाँ पे survive नहीं कर सकते या adaptive नहीं हो सकते, तो वो eliminate हो जाते हैं और वहाँ पे उनकी कोई भी अगर adaptive value नहीं होती, अगर वो survive या वहाँ पे नहीं कर पाते। तो drift माने अचानक से चेंज होना और ऐसे जीन्स का eliminate होना जब कोई नेचुरल कैलेमिटी हो या पॉपुलेशन माइग्रेट हो जाए। फाउंडर इफ़ेक्ट। फाउंडर इफ़ेक्ट भी जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जांपल है एक ह्यूमन पॉपुलेशन में। जब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हम फाउंडर्स कहते हैं, जब वे अपना घर त्याग देते हैं और एक नई जगह पर सेटल हो जाते हैं, तो वो पॉपुलेशन नए जगह पर या नई सेटलमेंट में उनके पास एक अलग जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होगी जो ओरिजिनल पेरेंटल पॉपुलेशन के पास नहीं थी। तो एक नए तरह का जीनोटाइप जब एक नए सेटलमेंट में बन जाता है तो उसे हम कहते हैं फाउंडर इफ़ेक्ट। नेचुरल कैलेमिटी, मान लीजिए कोई अर्थक्वेक हो, फायर हो, फ्लड हो, तो वह
जिसके कारण क्या होता है, वहाँ के पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, या तो इंडिविजुअल्स किल हो जाते हैं या कोई ना कोई फ्लड के कारण वो अफेक्ट हो जाते हैं। दो स्मॉल सर्वाइविंग पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन वहाँ सर्वाइव करता है उसका जेनेटिक पूल जो है वह ओरिजिनल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी कि जो सर्वाइव करता है उसका जेनेटिक पूल अलग होता है और ओरिजिनल पॉपुलेशन का जीन पूल अलग होता है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है उसे हम कहते हैं बॉटल नेक। जो सर्वाइवर्स रह जाते हैं, मतलब जो बच जाते हैं इस कैलेमिटी के बाद, उनके जो अलील्स हैं या तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे या कुछ एलिमिनेट हो जाएंगे या कुछ अंडर रिप्रेजेंट, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो जेनेटिक वेरिएशन का कारण है वह है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज़ अ सडन हेरिटेबल चेंज इन अ जीन और जीन सीक्वेंस इन अ क्रोमोसोम। जैसे कि हमें पता है कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो जब इन जीन्स के सीक्वेंस में कोई भी तरह का चेंज आ जाए तो इन्हें हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन दो प्रकार का है, जीन म्यूटेशन, रैंडम चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ अ जीन। जब क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें अचानक से उनके सीक्वेंसेस में कोई चेंज आ जाए, या तो कोई और जीन ऐड हो जाए या सब्सटीट्यूट हो जाए यहाँ पे, या एक या दो जीन वहाँ से डिलीट हो जाए, तो इसे हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। इस कारण से एक पॉपुलेशन की जो है वो अलील फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो जाती है और जो जीन म्यूटेंट हुआ है वह जो है नया प्रोटीन बनाएगा या वह प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अगर वह प्रोटीन बना लेता है तो उसका पूरा का पूरा फिनोटिपिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। क्रोमोसोमल एब्रेशन, जब क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाते हैं तो ऐसे वेरिएशन जो है वो फिनोटाइप को चेंज कर देते हैं। क्रोमोसोमल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो क्रोमोसोम में होते हैं वो या वो तो डिलीशन के कारण होते हैं, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन या डुप्लीकेशन का। न्यूमेरिकल चेंजेस जो होते हैं वह दो प्रकार से होते हैं, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। जब एक या दो क्रोमोसोम्स का एडिशन या डिलीशन होता है तो उसे हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। 2n+1, 2n-1 और 2n-2। पॉलीप्लॉइडी, जब एक क्रोमोसोम के सेट के अंदर एक पूरा का पूरा क्रोमोसोमल सेट का एडिशन हो जाए, जैसे हमारा डिप्लॉयड है अगर, जिसमें 2 × 23 क्रोमोसोम्स यानी कि 46 हैं, और अगर ट्रिप्लॉयड हो जाए तो 3n, टेट्राप्लॉयड हो जाए तो 4n और पॉलीप्लॉयड हो जाए तो इन्फिनिट इंडिविजुअल। द क्रोमोसोमल जो एब्रेशन या चेंजेस होते हैं वह जीन के लॉस करते हैं या जीन्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं या नए जीन्स को एडिशन कर देते हैं। जीन की जो वेरिएशन है उसके कारण जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है। जीन रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक वेरिएशन जो है वो क्रॉसिंग ओवर के कारण भी होता है, जैसे कि हमने पहले अपने एक टॉपिक में क्रॉसिंग ओवर समझाया था। तो रिकॉम्बिनेशन जो है लिंक, जब जीन्स लिंक नहीं होते और दोनों जीन्स एक दूसरे से दूर दूर अरेंज रहते हैं तो उनके कारण जब क्रॉसिंग ओवर होता है या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाता है क्रोमोसोम का मियोसिस के दौरान, या मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम अचानक से पास पास आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के कारण, तो उस रिकॉम्बिनेशन के कारण भी नए फिनोटाइप्स प्रोड्यूस होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, जब दो पॉपुलेशन के जीन्स का मिक्स होता है, यह जो है माइग्रेशन के कारण होता है कि कोई भी एक पॉपुलेशन का सेक्शन जब माइग्रेट करता है नई प्लेस पे तो या तो क्रॉस ब्रीडिंग होती है, उससे नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ये जो है जो नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है और एक ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप भी पूर्ण रूप में ऑल्टर या चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का वह है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज़ को इनब्रीडिंग से
रोकने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वह एक स्पीशीज़ की इंटीग्रिटी या उसके आइडेंटिटी को मेंटेन करता है या प्रिजर्व करता है ताकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सके। यह जो है इसके कारण नई स्पीशीज़ का ओरिजिनेट भी होता है, क्योंकि इसके कारण जो है एक पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी सारे जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं उभर के आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण ही इवोल्यूशन ऑकर होता है। कोई भी ऐसा फैक्टर जो स्पीशीज़ के बीच में इंटरब्रीडिंग रोके उसे हम कहते हैं आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो हैं वो दो मेन टाइप्स के होते हैं, प्री मेटिंग यानी कि प्री जाइगोटिक और पोस्ट मेटिंग यानी पोस्ट जाइगोटिक। प्री मेटिंग आइसोलेशन, प्री जाइगोट बनने से पहले आइसोलेशन को रोकने के मैकेनिज़्म को हम ही प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म कहते हैं। यह जो मैकेनिज़्म है यह मेटिंग से पहले होता है। यह काफ़ी टाइप का होता है, जोग्राफिकल, जेनेटिक, इकोलॉजिकल, टेम्पोरल, बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड गेमेटिक। सबसे पहला जोग्राफिकल आइसोलेशन। ऐसा आइसोलेशन या ऐसा सेपरेशन कि जब दो ग्रुप्स जो रिलेटेड होते हैं जब वो फिज़िकल बैरियर्स से जैसे कि सी, माउंटेन, डेजर्ट के कारण अलग अलग हो जाए और उनके बीच में किसी तरह की मेटिंग ना हो और वह सेपरेट रहे। दूसरा जेनेटिक आइसोलेशन, जब स्पीशीज़ के बीच में एक इंटरस्पेसिफिक स्टेरिलिटी को मेंटेन करे उसको कहते हैं जेनेटिक आइसोलेशन। इकोलॉजिकल आइसोलेशन, इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन ऑफ डिफरेंट हैबिटाट इन द सेम जोग्राफिकल एरिया बाय टू स्पीशीज़। जब दो अलग अलग हैबिटाट पर एक ही जोग्राफिकल एरिया में दो स्पीशीज़ जब अलग अलग रहती हैं और तो उसके कारण इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाती। पहला है टेम्पोरल, दो स्पीशीज़ के बीच में इंटरब्रीड का फेलियर हो जाना, जब क्योंकि वे अलग अलग टाइम होता है उनके ब्रीडिंग का, तो एक साल में उनका ब्रीडिंग टाइम या ब्रीडिंग सीज़न अलग होना जिसके कारण दो स्पीशीज़ इंटरब्रीड नहीं कर पाती, यानी कि उनमें टेम्पोरल आइसोलेशन होता है। बिहेवियर या एथोलॉजिकल, दो स्पीशीज़ के बीच में जब उनका कोर्टशिप का तरीका डिफरेंट हो या मेटिंग बिहेवियर अलग अलग हो तो भी इंटरब्रीडिंग को रोका जा सकता है। फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, दो मेट कर रहे हैं मेल और फीमेल, जब उनमें कोई इनकम्पैटिबिलिटी हो या वह गैमेट्स को प्रोड्यूस ना कर पाए और अगर गैमेट्स प्रोड्यूस भी हों तो वो सर्वाइव ना कर पाए, तो ऐसे आइसोलेशन को हम फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन कहते हैं। मैकेनिकल आइसोलेशन, जब जेनिटेलिया या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कोई साइज़ या स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हो जिसके कारण मेटिंग या इंटरब्रीडिंग पॉसिबल ना हो, ऐसा आइसोलेशन मैकेनिकल आइसोलेशन। गैमेटिक, कुछ एनिमल्स अपने गैमेट्स जो हैं पानी में शेड करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो दूसरे स्पीशीज़ के गैमेट्स हैं उनके अंदर कोई तरह का अट्रैक्शन नहीं होता है या वे फर्टिलाइज नहीं कर पाते, ऐसे आइसोलेशन को हम कहते हैं गैमेटिक आइसोलेशन। पोस्ट मेटिंग, मेटिंग होने के बाद भी कभी कभी जो है वह दोनों स्पीशीज़ के बीच में आइसोलेशन मैकेनिज़्म कंटिन्यू होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट मेटिंग। सबसे पहला इनकम्पैटिबिलिटी, फर्टिलाइजेशन के टाइम जो दो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर किन्हीं कारणों से जो है या तो फर्टिलाइजेशन का फेल हो जाना या डेवलपमेंट ना हो पाना गैमेट्स का, यह एक कारण है इनकम्पैटिबिलिटी। हाइब्रिड इनवायबिलिटी, इंटरस्पेसिफिक मैटिंग एंड fertilization may occur and produce F1 hybrids but the later is not viable and dies at some stage। रिप्रोडक्शन हो जाना, मेटिंग हो जाना और फर्टिलाइजेशन हो जाना जिसके कारण F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो F1 जनरेशन है वो कभी कभी वाइबल सर्वाइव नहीं कर पाती और कुछ स्टेज के बाद डेथ हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनवायबिलिटी।
दो स्पीशीज़ के बीच में मेटिंग जो है जिसके कारण एफ1 हाइब्रिड जल्दी से सर्वाइवल प्रोड्यूस होता है, लेकिन वह एफ1 जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टेराइल है, जिसके कारण भी आगे यहाँ वो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता और स्पीशीज़ का भी कंटिन्यूशन नहीं होता। हाइब्रिड ब्रेकडाउन, इंटरस्पेसिफिक मेटिंग के कारण एफ1 हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं जो बैकक्रॉस के द्वारा एफ2 हाइब्रिड को दे देते हैं, लेकिन उनकी रिजर्व और फर्टिलिटी जो है वो दोनों ही रिड्यूस हो जाती है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का जो मेन इम्पोर्टेंस है यह नई स्पीशीज बनाने के लिए भी जरूरी होता है। तो ये थी हमारी न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जिसका हमने आज एक फर्स्ट पार्ट लिया है, जिसके अंदर हमने दो फैक्टर्स लिए हैं, पहला जेनेटिक वेरिएशंस और दूसरा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कल हम इसका नेक्स्ट या सेकंड पार्ट लेंगे न्यू डार्विनिज्म का, जिसमें हम बाकी जो बचे हुए दो फैक्टर्स हैं नेचुरल सिलेक्शन और स्पेशिएशन को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।